हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड है। दोस्तों, इसमें उत्तराखंड जुडिशरी के जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। जो जनरल नॉलेज का पेपर कंडक्ट करवाया गया था 2008 का, जो इनका प्रीवियस ईयर पेपर है, उसी प्रीवियस ईयर पेपर के पहले बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, पहले हम जनरल नॉलेज के इनके पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद से इनके लॉ के पेपर को भी हम सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इनके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा बना है। दोस्तों, मैंने एक 2002 का भी पेपर पहले मैंने एनालिसिस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे यूएनओ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे। मीन्स कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें 193 देश सदस्य देश मेंबर हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा था। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा था। तो दोस्तों, इसी तरह से आज हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि जो उत्तराखंड जुडिशरी में जो 2008 का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, यहाँ से जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ साथ जो भी उसमें डिटेल बताने लायक रहेगा, वो डिटेल एनालिसिस के साथ हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास इसका पीडीएफ होना चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके लॉ विथ रोनित नाम सर्च कर लेंगे। वहाँ पे एक ग्रुप मिल जाएगा, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ भी आसानी से आप पा सकते हैं। दोस्तों, मैंने प्रीवियस में काफ़ी लेक्चर ले लिया है, आप चाहते हैं तो उस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है मैं लेकर के आया हूँ उत्तराखंड सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2008 का है। ये अध्यायवार मीन्स कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सभी को सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे लेके आया हूँ मैं। और ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड पीसीएस जे का है। ये सबसे पहला पेपर इसका जो है सामान्य ज्ञान का पेपर है, जो कि जनरल नॉलेज का पेपर होता है। जो सेकेंड पेपर होता है साथियों, वो विधि का पेपर होता है, मीन्स कि हमारे सब्जेक्ट का पेपर होता है, लॉ का पेपर होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, ये हमारे पास इसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा एग्जामिनेशन डिजर्व करता है, उसी लेवल का ये 50 क्वेश्चन आता है। और बात करते हैं लॉ की, तो दोस्तों लॉ की यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं। मीन्स कि 150 क्वेश्चन हमारे पास लॉ के आते हैं और 50 क्वेश्चन हमारे जीएस से आते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 200 क्वेश्चन के पेपर का सेट आता है। मीन्स कि अलग अलग टाइम पे दोनों पेपर को कराया जाता है। पहले आपका सामान्य ज्ञान का कराया जाएगा, फिर आपका जीएस का लॉ का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस किस एग्जामिनेशन में और कहाँ कहाँ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड यहाँ पे 9 क्वेश्चन को पूछा गया था। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोग दिवस पुरस्कार से यहाँ पे 41 क्वेश्चन पूछा गया था। तो 41 और 9 मिला करके दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन का ये बंच बन रहा है और 50 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिकों से पूछा गया था। ठीक, अब आप दोस्तों देख लीजिए जो लॉ के कहाँ कहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमसे संपत्ति नियंत्रण अधिनियम मीन्स की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए, 25 क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पूछे जाते हैं। हिंदू मैरिज की अगर बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 क्वेश्चन हिंदू मैरिज एक्ट से यहाँ पे पूछे जाते हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो 24 क्वेश्चन यहाँ पे मुस्लिम मैरिज एक्ट से पूछे जाते हैं। और एविडेंस लॉ से अगर हम बात करते हैं तो 24 यहाँ से 25 क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से हमारे पूछे जा रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें तो साथियों यहाँ पे 12 क्वेश्चन यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता से पूछे जा रहे हैं। और भारतीय दंड संहिता की हम बात करते हैं, मीन्स की आईपीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सिविल प्रक्रिया संहिता की हम बात करते हैं, सीपीसी की, 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से बाइफर्केशन के साथ मैंने आपको बता दिया कि किस किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2008 के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था। अब हम जब नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जो 2009 का पेपर सॉल्व करेंगे, 10 का पेपर सॉल्व करेंगे, 11 का पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसमें मैं ऐसे ही बाइफर्केट करके आपको बताता रहूँगा कि किस जगह से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो मान के चलिए आपका प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं मजबूती आएगी। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का ये एक रेलिवेंसी होता है कि आपको एज यूजुअल जो इस समय पेपर होने वाले उसमें क्वेश्चन 2 4 10 क्वेश्चन आप आगे रहते हैं, अन्य स्टूडेंटों से आप आगे रहते हैं। पढ़ने के लिए तो आप जो भी पढ़ना है आपको पढ़िए, टॉपिक के हिसाब से पढ़िए, जो सिलेबस दिया उसी के हिसाब से पढ़िए। लेकिन प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 2 4 10 क्वेश्चन आप आगे रहते हैं। और वो जब आता है तो आपके टाइम को वो सेव करता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्जाम देने आप बैठते हैं तो वहाँ पर वो आपका टाइम सेव कर देता है। कौन? जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके गए होते हैं तब। दोस्तों, यहाँ पे भाग फर्स्ट को हम लेते हैं जो सामान्य ज्ञान का, जो हमारा जनरल नॉलेज का पेपर है। सामान्य ज्ञान एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बात करते हैं। मीन्स कि जो यहाँ पे
बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं माना गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 6 अंगों की बात की जाती है। टोटल जो होते हैं 6 अंगों की बात की जा रही है। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मुख्य अंग इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे अंग होते हैं। जैसे सबसे तो पहले हमारे पास महासभा होती है, जो कि बहुत बड़ी सभा होती है, जिसको हम लोग जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं, उसको महासभा कहते हैं। ये पहला सभा हो जाता है। फिर दूसरी की बात हम करते हैं तो दूसरे में दोस्तों यूएनएससी आता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आता है, जो दूसरे नंबर पे जो छठे अंग में से पहला तो जनरल असेंबली हो गया आपका, दूसरा जो आपका हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो जाता है, तीसरा जो अंग हो जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का साथियों वो सचिवालय हो जाता है, जिसको हम लोग सेक्रेटरीट कहते हैं, जो कि प्रशासनिक वर्ग देखता है, वहाँ के प्रशासन को देखता है। और जो हम चौथे अंग की बात करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं दोस्तों, ये चौथा विंग है किसका, यूएनओ का ये चौथा विंग है। और पांचवें विंग की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो जो पांचवा नंबर का है उसको इकोसॉक कहते हैं, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, जिसको आर्थिक और सामाजिक परिषद के नाम से जानते हैं। और जो छठवां है दोस्तों वो हमारा लास्ट वाला जो अंग है, जिसको न्यासिता परिषद के नाम से जानते हैं, मीन्स की ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो यूएनओ का 6 अंग था, उन 6 के 6 अंगों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से अंग होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देख करके ही पता चल गया होगा कि कौन इसका अंग है और कौन इसका अंग नहीं है। तो यहाँ पे न्यासिता परिषद इसका अंग है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसका अंग है, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिषद इसका अंग है। दोस्तों मानवाधिकार आयोग इसका जो है यूएनओ का ये स्पेशल अंग नहीं है, मीन्स की मेन ऑर्गन इसका ये नहीं है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को साथियों आप देख लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग निम्नलिखित है। पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन सभी के बारे में मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया। और यही सभी के सभी इसके क्या होते हैं, मेन ऑर्गन होते हैं। मेन ऑर्गन की बात आती है तो 6 मेन ऑर्गन है, किसके साथियों, यूएनओ के 6 मेन ऑर्गन है। दोस्तों इस पर मैं इसलिए क्वेश्चन पे टाइम ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है और आपके एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट साबित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को पता है द अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात करते हैं या आईसीजे या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। दोनों दोस्तों ये दोनों जो आपराधिक न्यायालय हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोनों द हेग नामक शहर में, नीदरलैंड नामक शहर में ये दोनों क्या है, सिचुएटेड है। वहीं पे इन दोनों को बसाया गया है, मीन्स कि इन दोनों का स्थापना वहीं पे किया गया है, द हेग में। द हेग नामक एक जगह है, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द हेग में स्थित है। द हेग कहाँ पे है, तो वो नीदरलैंड में दोस्तों द हेग सिचुएटेड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का क्या नाम था। दोस्तों ये यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी उसको क्या नाम था। तो दोस्तों इनका रेसलिन हिजिंग्स नाम था। इनके नाम को बस आप लर्न करके रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा है, मीन्स कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है, इसमें जो पहली महिला न्यायाधीश थी उनका क्या नाम था, तो आप लोगों ने देख लिया, रेसलिन हिजिंग्स इनका नाम था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पहला महिला न्यायाधीश ब्रिटेन की रेजलिन हिगिंस थी। इनके बारे में बस आप इनका नाम लर्न करके रखिए, इनसे कभी कभार क्वेश्चन फंसाने के लिए आपसे बन जाता है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताता चलूंगा, और किस किस एग्जामिनेशन में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है वो भी एज पॉसिबल मैं आपको बताता चलूंगा, जिससे कि आपका कमांड बनता रहेगा कि हाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कहाँ से पूछा जा रहा है, किस अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं भाइयों, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को महासभा ने स्वीकार किया, अंगीकार किया था। तो कब इसको किया था दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि दिसंबर में किया गया था। 16 दिसंबर को 1966 को ये किया गया था। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा को महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकृत किया गया था। इसी दिन इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था, इसी को अंगीकृत किया गया था। और इसी के बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में, सिविल और राजनीतिक अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसंविदा हुआ था। तो ये किस तारीख को किया गया था, तो ये 16 दिसंबर को किया गया था, 1966 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम साथियों बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का परिवर्तन कर सकता है। अब किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय होता है वो परिवर्तन किया जा सकता है, मीन्स की आईसीजे की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी जजमेंट दे दिया गया है तो उसके निर्णय में अगर किसी भी प्रकार का उसने निर्णय दे दिया तो उसके निर्णय को कौन चेंज कर सकता है, कौन पलट सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा
एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर किसी भी तरह का कोई भी मामले का डिसीजन दे दिया गया, चाहे वो डेथ पेनल्टी ही दे दिया गया, तो उनके डिसीजन को कौन यहाँ पे डेथ पेनल्टी को माफ़ कर सकता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति महोदय जी के पास क्षमादान की शक्ति होती है और राष्ट्रपति महोदय जी इस क्षमादान को यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, मीन्स की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो यहाँ पे कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर दिया है वो डी वाला इसका आंसर करेक्ट होगा और डी वाले में उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसके मीन्स की जो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा किसी भी प्रकार का डिसीजन दे दिया जाता है तो उसके डिसीजन को किसी के द्वारा अपास्त मीन्स की चेंज नहीं किया जा सकता है, किसी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को साथियों आप देखिए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चार्टर के अनुच्छेद 94 मीन्स की 94 के अधीन संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया है कि जिस वाद में पक्षकार हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपालन करने, इसके साथ ही साथ यह भी प्रावधान है कि यदि कोई पक्षकार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न दायित्वों से पूरा नहीं कर सकता है तो दूसरा पक्षकार मामले को सुरक्षा परिषद में उठा सकता है तथा सुरक्षा परिषद आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है, बस यहाँ पे क्या कर सकता है? आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैच्यू में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? अब किसको इसको अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो संधियां हैं, रूढ़ियां हैं और जो हमारा ये है सी वाला है, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के निम्नलिखित स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं वो होते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं जो होती हैं वो होती हैं, और सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत होते हैं और न्यायिक निर्णय होते हैं। ये सभी के सभी स्रोत होते हैं किसके? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स की जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है के स्टैच्यू में इन सभी को स्रोत माना गया है, बाकी जो पूर्व निर्णय होता है इसको स्रोत नहीं माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को चुना जाता है। अब किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों को चुना जाता है? तो 9 वर्ष के लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात आ गई है तो पूरे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो इसके हेडक्वार्टर की बात की जाती है तो हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में किस जगह पे है? द हेग नामक शहर में है। द हेग नामक शहर में इसके क्या कहते हैं, इसके मुख्यालय को स्थापित किया गया है। ठीक, वार क्राइम से रिलेटेड कोई भी मामला होता है दोस्तों, और टेरिटरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का मामला होता है, मीन्स कि एक कंट्री की टेरिटरी हो गई, दूसरे कंट्री की टेरिटरी हो गई, उससे रिलेटेड मामला यहाँ पे कहाँ जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। बड़े लेवल के जो भी इंटरनेशनल लेवल के मामले होते हैं वो भी दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही जाता है। अगर बात करते हैं साथियों इनके कोरम की, तो जब ये कोरम की बात मैं करता हूँ तो यहाँ पे जब तक 9 जजेस नहीं आते हैं, मीन्स कि टोटल यहाँ पे 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस इसमें होते हैं। कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं, जिसमें से एक जो जज होते हैं उनको अध्यक्ष कहा जाता है और एक जो इसमें जज होते हैं उनको उपाध्यक्ष कहा जाता है। मीन्स कि टोटल अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल 15 जजेस होते हैं। इसी 15 में एक जज अध्यक्ष होता है और एक जज उपाध्यक्ष होता है। तो अब यहाँ पे टोटल जजेस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 13 टोटल जजेस होते हैं, +1 एक अध्यक्ष हो गया, +1 एक उपाध्यक्ष हो गया, तब मिला करके ये 15 टोटल जजेस होते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो आपको ये बातें समझ में आ गई जहाँ तक मैंने देखा। अब देखते हैं इसमें जब कोरम की बात करते हैं, कोरम क्या होता है साथियों? अगर किसी भी मामले को टेकअप करना है, किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी भी मामले को सुनवाई करना है तो वहाँ पे कितने जजेस का? 9 जजेस की उपस्थिति होना वहाँ पे अनिवार्य होगा, तभी आप अपने मामले को टेकअप करवा सकते हैं, तभी आपके मामले की सुनवाई होगी, अन्यथा आपके मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी। तो ये बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड, कि हमारे इंडिया से आज तक कितने लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि आज तक 4 लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं इंडिया से। सबसे पहले नंबर पर हमारे सर BN राव जी गए थे, जो कि सब कोई अलग अलग टाइम पे गया है, कोई एक साथ नहीं गया। पहले सर BN राव गए थे, उनके 9 साल बाद डॉक्टर नगेंद्र सिंह गए थे, जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर ये रहे। जो दूसरे नंबर पे हमारे हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये दोनों पद पर रहे हैं, ये उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे और अध्यक्ष के पद पर रहे, ये दोनों पद पर रहे थे वहाँ पे। मीन्स की जो 15 में एक पोस्ट होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उस पर ये सुशोभित थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। जो तीसरे नंबर पर गए थे दोस्तों वो RN पाठक साहब थे, जो तीसरे नंबर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे वो RN पाठक साहब थे। और जो चौथे नंबर पर साथियों गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो दलबीर सिंह भंडारी जी थे, जो कि 2017 में अभी अपॉइंट करके उनको भेजा गया है। तो दोस्तों यहाँ
हद तक जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड जो भी मामले थे उन सभी मामले को मैंने आपको यहाँ पे समझाने का पूर्ण रूप से कोशिश किया है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों को चुना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को चुना जाता है तो कितने दान के लिए चुना जाता है, 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका यही करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते थे साथियों सभी फैक्ट को मैंने आपको क्लियरली बताने का कोशिश किया है। दोस्तों अगर आपको लगता है, अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यूएनओ पे आपके लिए अलग से वीडियो बनाना जाए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके अप्रिशिएट करें कि आप हमारे लिए एक नया वीडियो बना दीजिए यूएनओ पे। तो मैं यूएनओ के पूरे अंग पे कौन कौन से लैंग्वेजेस में यहाँ पे काम होता है, किसका कौन कहाँ पे मुख्यालय, कौन किस प्रकार से कितने सदस्य एक में शामिल हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पुनः नियुक्ति के भी पात्र होते हैं। अगर एक बार किसी की नियुक्ति हो गई तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार वो जज बन सकता है। अगर उसके अंदर क्वालिफिकेशन फिर रहता है तो वो दूसरे कार्यकाल के लिए भी उसको चुना जा सकता है। कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। सिचुएटेड कहाँ है, नीदरलैंड के हेग नामक शहर में सिचुएटेड है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पीसीएस जे का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कथन दिया है साथियों, इस कथन में से कौन सा कथन सही है। संधियों को रूढ़िजन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण किया जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। वियना कन्वेंशन 1980 के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कन्वेंशन को माना जाता है, संहिताकरण किया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संधियों की रूढ़िजन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण 1980 की वियना कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाता है और उसी के बारे में साथियों ये बात करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस कौन विद्वान अंतर्राष्ट्रीय विधि को सही विधि मानता है, किस विद्वान के द्वारा माना जाता है। तो जो ग्रोसियस महोदय थे, इसी ग्रोसियस महोदय के द्वारा इसको सही विधि माना गया। किसको, जो इंटरनेशनल लॉ है इसको सही विधि माना गया। अब देखिए ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता माना जाता है। वे अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि मानते हैं, जबकि ऑस्टिन महोदय हॉब्स हॉलैंड अंतर्राष्ट्रीय विधि को मात्र सकारात्मक नैतिकता माने जाते हैं, वास्तविक विधि इनको नहीं माना है। इन्होंने बस सकारात्मक विधि माना है, इसको वास्तविक विधि इन्होंने नहीं माना है। लेकिन जो ग्रोसियस महोदय हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस के ये जस्टिस हैं, मीन्स की जो विधि शास्त्र में हम लोग इन लोगों को पढ़ते हैं, किसको, ग्रोसियस महोदय को, ऑस्टिन को, हॉब्स को, हॉलैंड को, प्रोफेसर एचएलए हार्ट को। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया, ये इन लोगों का नाम हम लोग कैसे पता है, ये जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस में इनका नाम मिलता है। और यही है जो कि बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि को सही विधि माना है। तो ये ग्रोसियस महोदय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि को सही विधि के रूप में मान्यता दिलाई गई है, बताया गया कि ये सही विधि है। अब दोस्तों हमारे पास जो 9 क्वेश्चन था वो 9 क्वेश्चन हमारे पास लेवल का था, अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन थी। अगर वो 9 क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिवली अच्छा नंबर गेन करेंगे। दोस्तों मैंने एक प्रीवियस लेक्चर और भी बनाया है, उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि कितना कट ऑफ 2021 के पेपर में गया था। आपने अगर उसको नहीं वो सेशन अटेंड किया है तो आप उस सेशन को जरूर देख लें। उसमें मैंने आपको डिटेल एनालिसिस किया है कि जनरल का कट ऑफ कितना गया था 2021 के पेपर में, फिर उसके बाद से ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था, मेल का कितना गया था, फीमेल का कितना गया था। जैसे कि आपको कट ऑफ के बारे में पता चल जाता है कि हाँ प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन को अपने धार देते हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन अच्छे तरह से होगा। आप अगर एक रणनीति के हिसाब से, मीन्स की एक सही स्ट्रेटेजी में, एक सही डायरेक्शन में अपने प्रिपरेशन को करेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा माना जाएगा और वो आपका प्रिपरेशन जो होगा आपको सिलेक्शन दिला करके ही मानेगा, बिना सिलेक्शन के आपको वो छोड़ेगा नहीं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोग और दिवस और पुरस्कार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों इनसे भी हम बात करने वाले हैं। जो यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो साथियों आप सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी तरह वन लाइनर फॉर्म में ही आपको ये क्वेश्चन लर्न करके रखने हैं। मैं इसके लिए वन लाइनर फॉर्म में जो राष्ट्रीय आयोग है, जो दिवस है, जो पुरस्कार है, इनसे रिलेटेड मैं आपके लिए जीएस के क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ मैं बिहार का भी करा रहा हूँ साथियों। अगर आपने बिहार का भी फॉर्म फिल किया हो तो बिहार का भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराना स्टार्ट कर दिया, आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपने यूपी का एग्जामिनेशन दिया है और यूपी में आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, मीन्स कि अभी तक कट ऑफ ऑफिशियली आया नहीं लेकिन लग रहा है कि आप 250 260 नंबर लेकर के आ रहे हैं, 240 नंबर भी लेकर के आ रहे हैं, तो आप मेन एग्जामिनेशन के लिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे जो कि मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे मैं मेन आंसर राइटिंग का भी डेली एक सेशन लेकर के आता हूं और उसको मैं कराता हूं। आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
फूकन आयोग संबंधित है। जो ये फूकन आयोग है तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तलहन रक्षा घोटाला से, तहलका रक्षा घोटाला से ये संबंधित है। तो दोस्तों ये वन लाइनर फैक्ट है। वन लाइनर फैक्ट में मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, ये एज यूजुअल आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन छठवें वेतन आयोग का अध्यक्ष था? जो छठवां वेतन आयोग बना था इसका कौन अध्यक्ष उस समय बना था? तो दोस्तों न्यायाधीश श्री कृष्ण जी जो थे यही छठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। अब 2006 का ये जो करंट अफेयर आ रहा है तो दोस्तों ये हमारे लिए करंट अफेयर 2006 का इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। अब हमको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, तो वो कब पढ़ना पड़ेगा? 2020 का हम लोग पढ़ेंगे, 2021 का, 2022 का हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। हम इतना पुराना करंट अफेयर पढ़ के क्या करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन में ही नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कैविएट नियम किस समावधि के बाद परिवर्तन में आया था? तो दोस्तों ये 90 दिन के लिए समावधि के परिवर्तन में ये आया था और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा है और ये हिस्ट्री से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है कि उस समय भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण मीन्स कि बाजार पे कौन सबसे अच्छे तरीके से नियंत्रण रख सकता है, उसके लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ये यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की बात की जा रही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेबी से भी क्वेश्चन पूछ दिया, मीन्स कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मीन्स कि ये हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने सेबी संबंधित है, किससे सेबी संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो सेबी का हमारा काम करता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। तो ये शेयर बाजार के बारे में ही कहीं ना कहीं काम करता है। शेयर बाजार में जिसमें तेजड़िया के बारे में आप पढ़ते हैं, मदड़िया के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स कि स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, बीएससी के बारे में पढ़ते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, एनएससी के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट होते हैं उसी को रेगुलेट करने के लिए सेबी को लाया गया था, जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होता है और इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का। यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं साथियों। कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश साम्राज्य को किया गया था। कब किया गया था? तो प्रथम अक्टूबर मीन्स कि 1 अक्टूबर 1858 को ये किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। प्रतिलिपि अधिकार लेखक की मृत्यु के पश्चात जारी रहता है। अगर कोई लिख करके चला गया है, अगर कोई अपना कॉपीराइट का मीन्स कि कॉपीराइट करा लिया है, प्रतिलिपि अधिकार ले लिया है, तो उसके मर जाने के पश्चात कितने दिन तक वो लागू रह सकता है? तो 60 वर्षों तक उससे क्या किया जा सकता है? कमाया जा सकता है, उससे 60 वर्ष तक लाभ लिया जा सकता है। अब देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, वैट संबंधित है। तो दोस्तों ये भी इकोनॉमिक्स का हमारे क्वेश्चन आ जाता है और वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। जो पहले हमारे यहाँ जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, तो हमारे यहाँ वैट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो जब हम सामान खरीदते थे तो उस पर वैट लगा करके आता था, मीन्स कि उसी में प्राइस में वैट को इंक्लूड कर दिया जाता था। जो वैल्यू एडेड टैक्स था उसी वैल्यू एडेड टैक्स को इंक्लूड करके दिया जाता था। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि अब जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया है, अब वैट की जगह पे अब जीएसटी काम करता है। तो ये पूछ रहा है जो वैट है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों व्यापार कर प्रणाली से ये संबंधित है। व्यापार कर जो प्रणाली होता है उसी से हमारा ये वैट संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कुर्की एवं बिक्री योग्य नहीं है? अब यहाँ पे दिया है संपत्ति की किसको हम कुर्की एवं बिक्री योग्य नहीं मानते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को हम बेच सकते हैं, वचन पत्र को बेच सकते हैं, बंद पत्र को बेच सकते हैं, लेकिन लेखा जो बही होता है, जो बही खाता होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कुर्क करके क्या कर पाएंगे ना, कुर्क कर पाएंगे ना, इसको विक्रय कर पाएंगे। उसी के बारे में बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। यहाँ पे विमानों का पता लगाने के लिए रडार, जो रडार होता है किस माध्यम का उपयोग करता है? तो दोस्तों ये माइक्रो तरंग की तरह ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विमान उड़ रहे हैं, अगर आसमान में जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, जो फ्लाइट उड़ रही हैं, उनको पता लगाने के लिए कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं? रडार यहाँ पे लगाया जाता है। उस रडार को क्या कहते हैं? माइक्रो तरंग के तरफ से वो क्या करता है? वो वर्क करता है और उसी से हम पता लगा लेते हैं कि हमारा जो विमान है वो इस समय कहाँ पे आसमान में उड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं साथियों। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग कब की गई थी? 27 सितंबर 1993 को ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2006 दिया गया था। तो दोस्तों ये शबाना आजमी को दिया गया था और ये भी 2006 का हमारे लिए रेलिवेंट ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि वो उस टाइम का करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को विधि दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये
क्वेश्चन 2002 के भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था और यहाँ के भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 होगा, क्योंकि हम लोग जो विधि डे मनाते हैं, जो लॉ डे मनाते हैं, वो 26 नवंबर 1949 को ही मनाते हैं। क्यों इसलिए मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और इसी दिन को हम लोग विधि दिवस के रूप में हम लोग मनाने का कार्य करते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन 2002 के भी पेपर में पूछा गया था, मैंने कल ही के सेशन में करवाया था। आप जा करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको एज यूजुअल यही सेम क्वेश्चन मिलेगा। भारत में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये किसको प्राप्त है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। भारत के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्न में से किस बात में भारत में पहली बार संपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा, अब्दुल करीम तेलंगानी 2006 का। ये भी जहां 2006 आ गया हमारे लिए क्वेश्चन ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि हम दोस्तों 2023 में प्रवेश कर गए। हम जो पेपर देंगे, जो हम पेपर देंगे वो 2023 का पेपर देंगे और इसमें जो अब करंट अफेयर आएगा वो 2022 का आएगा, 2020 का करंट अफेयर आएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? अब किसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों महान्यायवादी मीन्स की अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल नंबर 76 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन किए गए, इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो कि आप सभी लोगों को पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 124 में डिफाइन किया गया, उनको नियुक्त किया जाता है। भारत का चुनाव आयुक्त जो होता है, इसको भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन महाधिवक्ता की हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों? तो ये स्टेट में होते हैं, जो कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये राज्यपाल महोदय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए कितनी बारीकी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कौन कौन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, कौन किसके प्रसाद पर्यंत रहता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी अच्छे भर के क्वेश्चन यहाँ पे मिलना है। भारत का महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि महाधिवक्ता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से निम्न उच्च न्यायालयों में से कुछ उच्च न्यायालयों को भारत का सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसमें कई राज्यों के मामले यहाँ पे सुने जाते हैं, जैसे कि भारत के गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता भारत में सबसे अधिक राज्यों पर है। इसकी अधिकारिता असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश पर है। मीन्स कि इतने राज्यों का ये क्या करता है? ये अकेला हाई कोर्ट है। कौन? गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की साथियों। यहाँ पे भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, जो लीला सेठ थी, इन्हीं को बनाया गया था पहली महिला न्यायाधीश। लीला सेठ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला थी, जबकि सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, इसीलिए मैंने उसको भी यहाँ पे शामिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में सरकार को कन्या भ्रूण हत्या के विधि विरुद्ध लागू करने का निर्देश दिया था? जो कि कन्या को भ्रूण में मार दिया जाता है, मीन्स कि गर्भ में उनको मार दिया जाता है, उसके बारे में कौन सा है केस यहाँ पे? तो सेहत बनाम भारत संघ का जो मामला है उसी के बारे में बताया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भ्रूण हत्या के बारे में प्रावधान को लागू करने का निर्देश सेहत बनाम भारत संघ के वाद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया? तो साथियों ये विशाखा बनाम राजस्थान के राज्य के मामले में कहा गया है और इसका जो इंपॉर्टेंट केस है यही इंपॉर्टेंट केस है और इसमें एक गाइडलाइन भी दिया गया था जिसको हम लोग विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी जानते हैं, जो कि राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। ठीक, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कार्यकारी महिला, मीन्स की जो वर्क प्लेस पे जाती है महिला, अगर उनके साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी घटना घट जाता है, किसी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है, तो इसको इसमें रखा जाता है। किसमें? कार्यकारिणी महिला के अंतर्गत उनको रखा जाता है। और लैंगिक उत्पीड़न रोकने के बारे में मार्गदर्शन जारी किया गया था। मार्गदर्शन का मतलब आप लोग सभी को पता है कि यहाँ पे एक गाइडलाइन जारी किया गया था, विशाखा का गाइडलाइन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया था कि अधिवक्ता द्वारा हड़ताल अवैध और अनैतिक है? तो दोस्तों ये सभी को पता है, डॉक्टर VL बोहरा बनाम NCT दिल्ली के बाद में ये बातें बताई गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता की हड़ताल को डॉक्टर VL बोहरा बनाम NCPT दिल्ली के बाद में अवैध एवं विधि विरुद्ध घोषित कर दिया था।
अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 वाला आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निम्न धाराओं में से किस धारा में सूचना पथ को परिभाषित किया गया। तो दोस्तों देखिए ये टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया है, ये 2F में जो पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को हिट कर पाएगा, अन्यथा कोई हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूचना के अधिकार से क्वेश्चन पूछ दिया है। क्योंकि 2005 का हमारा सूचना का अधिकार आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ दिया है और इतनी गहराई से कुछ लोग पढ़ते नहीं है, उसी के बारे में ये बता रहा है। अब देखिए सूचना शब्द का सूचना अधिकार अधिनियम है, इसमें 2F में परिभाषित किया गया है। किसको? सूचना के अधिकार को 2F में यहाँ पे परिभाषित करने का कार्य किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय हड़ताल विरोधी से संबंधित है। यहाँ पे कौन सा निर्णय है जो कि हड़ताल के विरोध से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा हड़ताल निरोध से संबंधित है, तो ये इसका ए वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार AIR 2003 का ये मामला था, इसी मामले में ये बात बताई गई थी। रोमन कैथोलिक पादरी केस, जो ये केस मैं बता रहा हूँ, रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन बाल्टन बना भारत संघ संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? एक समान सिविल संहिता कानून से ये संबंधित है और उसी के बारे में बात कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में जॉन माल्टन बना भारत संघ के बाद में एक बार फिर से समान सिविल संहिता न बनाए जाने के लिए दुख प्रकट किया और उसी से ये संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की साथियों। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 मीन्स की आर्टिकल नंबर 21A शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो दोस्तों ये सभी को पता है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको प्रावधानित किया गया था और उसी के बारे में ये बता रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में प्रथम नियमित अर्धन्यायिक मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी वाला होगा, हरियाणा में इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है, मीन्स की अनटचेबिलिटी से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आर्टिकल नंबर 17 में ही अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है, कि अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर 18 में जो आपका बताया गया है वो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 23 में और आर्टिकल नंबर 24 में जो बताया गया है दोस्तों, ये बेरोजगारी के बारे में बताया गया और बेगार तथा मानव दुर्व्यवहार के बारे में अंतर को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में देखिए। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 के अवैधानिक प्रवास ट्रिब्यूनल द्वारा अवधारण अधिनियम को विखंडित कर दिया, जो लागू होता है। कब से लागू होता है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में ये लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न किस सिद्धांत से लिया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ से लिया है? ये USA के संविधान से इसको लिया गया है। किसको? जो न्यायिक पुनर्विलोकन हम लोग करते हैं, ये USA के संविधान से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मान्यता दी जाती है, तो कहाँ पर दी जाती है? जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा इसको देने का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे सही उत्तर को इंगित कीजिए। संविधान का पूर्व विश्वास और खास और जो साख है खंड लागू नहीं होता है। कहाँ पे लागू नहीं होता है? निगम के कार्यों पर जो संविधान का पूर्ण साख और खास जो होता है यहाँ पे लागू नहीं होता है और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। निवारक निरोध संबंधी जो विधि पारित हुआ था की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? संसद के द्वारा अनन्य रूप से इसको पारित की जा सकती है। मीन्स की एक्सक्लूसिवली पावर है किसको? संसद के पास, इसके पास पावर है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। संविधान के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको माना जाता है? जो राष्ट्रपति महोदय को ही माना जाता है, क्योंकि इन्हीं को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है राष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यसभा में कितने सदस्य नामित होते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। अब तक भारत के उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश अपनी नियत अवधि समाप्त करने से पूर्व ही महाभियोग के द्वारा हटा दिए गए हैं? तो डी इसका, कोई भी नहीं, ऐसा किसी को नहीं हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। निवारक निरोध विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो सी होता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं। उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों इसका जो करता है बी वाला करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल जो होता है इनकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में
जो सर्वोच्च न्यायालय होता है में तदर्थ न्यायाधीशों की मीन्स जो एडहॉक जजेस होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसे नियुक्त कर सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा साथियों वो बी होगा। उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को ही एडहॉक जजेस के रूप में नियुक्त यहाँ पे किया जा सकता है। और जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बन रहा है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ। तो दोस्तों वर्तमान में इस समय 12 अनुसूचियों की बात की जा रही है। जो पहले हमारे पास 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसमें 4 अनुसूचियों को और ऐड कर दिया गया, जिससे ऐड करने के बाद ये 12 अनुसूचियाँ अब हमारे पास पूरा हो गई है। दोस्तों ये रहा आपका उत्तराखंड का आपका पूरा जीएस का पेपर, जो कि मैंने 50 क्वेश्चन का सेट था। ये 50 क्वेश्चन का सेट मैंने आपके सामने डील कर लिया है, और खास करके मैंने ये भी आपको बाइफरकेट करके बताया कहाँ से सबसे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट अब हो जाता है, पहले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से खूब क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इंटरनेशनल लॉ से खूब क्वेश्चन पूछा जा रहा था जब 2002 का आप पेपर दे रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया है, 2008 का जैसे ही आप पेपर देखें तो मात्र यहाँ पे 9 क्वेश्चन ही आपका यूएनओ से पूछा गया, मीन्स कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से 9 क्वेश्चन ही पूछा गया। लेकिन जब हम अब 2009 का पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ पे भी एनालिसिस करेंगे कि क्या यूएनओ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी राष्ट्रीय से कितने पूछे जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय से कितने पूछे जा रहे हैं, दिवस से कितने पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप बाइफर्केशन करते रहेंगे, इस प्रकार से अगर आप समझते रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पेपर में बहुत बेहतर करके आएंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं लॉ के पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।